तो लास्ट टाइम हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा था। सो टोटल एनर्जी was actually potential energy plus kinetic energy, right? Okay. और इसकी जो वैल्यू आई थी टोटल एनर्जी, जिसको मैंने E लिखा था, E was -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, इनटू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, राइट? ये हमारा आया था एनर्जी का फॉर्मूला। इफ आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था -kZe²/r था, है ना? और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था kZe²/2r था, राइट? और इन दोनों को ऐड किया था, वो एनर्जी आई थी जिसको मैंने E लिखा था। इन दोनों को ऐड करते तो -kZe²/2r आया था। बट रिमेंबर, इस पोटेंशियल एनर्जी में एक एजम्पशन है। व्हाट इज आवर एजम्पशन इज दैट एट r tends to infinity I have considered u tends to 0। ये मेरा assumption है, इसमें no assumption। obviously ये दोनों का सम है तो इसमें assumption है, assumption is there in this case, okay? so this was the thing, okay? suppose मैं हाइड्रोजन, आप जानते हो मैं ये लिखा नहीं था नेक्स्ट लास्ट टाइम, मैंने बोला था Bohr's atomic model is valid for atoms or ions having only one electron। यानी ये जो पूरी कहानी कही जा रही है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम आप बोल सकते हैं, राइट? हीलियम प्लस आयन बोल सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया हुआ था आपको, ओके? तो ये शायद नोट आपने नहीं लिखा था, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा एक सेंटेंस था, बाकी ऊपर का तो आ गया। अच्छा, आप एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखिए। इफ मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखता तो क्या हो जाता? पोटेंशियल एनर्जी, isn't it this potential energy is twice of energy? तो मैं डबल से मल्टीप्लाई कर देता, माइनस क्या हो जाता वो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Z²/n²। बट याद रखना इसमें assumption है, विद assumption है ये फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इफ मैं यहाँ से लिखता तो यहाँ से दिख रहा है ये जो हमारा है ये एनर्जी, और इसमें क्या फर्क है? माइनस ऑफ ई, तो मैं लिख देता 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू Z²/n²। और इसमें नो assumption, ओके? आर यू ओके विद दिस? ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए आप। अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि पोटेंशियल एनर्जी में तो assumption है, बट दो ऑर्बिट के पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में कोई assumption नहीं हो सकता, राइट? है ना? तो मैं एक यहाँ नोट लिखूं, मान लो डेल्टा यू की बात करूं, U2 - U1, आप क्या लिखते? यहाँ पे लिखते -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² कॉमन ले लिया, अब लिखते 1/n2² - 1/n1², राइट? और इसमें नो assumption, there is no assumption in it, okay? डिफरेंस जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है उसमें कोई assumption नहीं होता है, ठीक है? बट पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू में
assumption होता है। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में ये सब पढ़ा हुआ है, राइट? सॉरी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक मैं डेटा लिख रहा हूं एनर्जी का, विच इज वेरी सिंपल। मैं यहाँ टोटल एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लूंगा। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता। मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मींस n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए? 1 हो जाएगी, राइट? u की वैल्यू क्या होगी आप बताइए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u? डबल ऑफ दिस, है ना? डबल ऑफ दिस, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट इस दोनों में assumption है ना? याद रखना, विद assumption। लेकिन आप ज्यादातर देखेंगे हम लोग एनर्जी का डिफरेंस ही ले रहे होते, राइट? वी यूज्ड टू टेक द, वी विल बी टेकिंग द एनर्जी का डिफरेंस, तो चलता है। n इज इक्वल टू 2 पे ये एनर्जी क्या हो जाएगी? आप अपॉन 4 कर देंगे, राइट? सॉरी, ये n क्या लिख दिया मैंने? z इज 1, सॉरी, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। z इज 1, राइट? तो n इज इक्वल टू 2 पे क्या करोगे? अपॉन 4 कर दोगे, तो वो कितनी हो जाएगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? ठीक है, और ऑब्वियसली इसका डबल कर दोगे तो -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी वो +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। n इज इक्वल टू 3 कर लोगे तो आई विल यूज द कैलकुलेटर, मे बी -1.51 होना चाहिए, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूं उससे। ये -3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस विल बी +1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? ओके, एंड सो ऑन, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? वैसे ही n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7 के लिए लिखा जा सकता है, राइट? इसको लिख लीजिए। नहीं नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सिर्फ n इज इक्वल टू 7 तक आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप फटाफट कैलकुलेट कर पाओ, राइट? मैं हटा देता हूँ, मैंने ऐसे बोला कि आप यू कैन डू ऑल दिस थिंग, राइट? मुझे नंबर की जरूरत है, इसलिए मैंने जानबूझ के इतना तो लिख दिया। मैंने क्वेश्चन दिया ऐसे, कंसिडर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in first orbit is 0, okay? तो आपको पता करना फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। दूसरा आपको पता करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। फिर आपको पता करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, and obviously total energy of electron in second orbit। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन आपको? सो देखो मैंने क्या मान लिया, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट 0 है,
ऐसा माना, लेकिन होता ये कब होता है? जब आप क्या मानते थे, याद करो, ये आप तब मानते थे जब u at infinity is 0, right? Are you okay with this? Yes. Now can you tell me what will be the kinetic energy in first orbit? It is not dependent on frame, right? तो मेरा आंसर डायरेक्टली मैं लिख दूंगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? आर यू ओके विद दिस? समझ में आई बात? यानी टोटल एनर्जी 0 है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या माना होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका, राइट? आर यू ओके विद दिस? सिंपल है, इन दोनों का ऐड ये 0 होना चाहिए। अब मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, कोई दिक्कत नहीं है, दैट विल बी प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो प्रॉब्लम। अब आपको पता करना है पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, तो आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ये यहाँ से कितना बड़ा है? आपको सर 0.4 20.4 बड़ा है, राइट? ये से 20.4 बड़ा है, तो ऑब्वियसली इसमें से 20.4 ऐड कर, आप कहते हैं -13.6 प्लस 20.4, सर ये होगा आंसर। ओके, क्या हो रही है? 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में आ गया, राइट? और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या हो जाती है? कहते 3.4 प्लस 6.8, 10.2 इलेक्ट्रॉन। या यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी एनर्जी जो होता है, आपको एनर्जी में भी देखिए कितना से बढ़ जाएगा। आप देखो ये प्लस 10.2 से बढ़ जा रहा है, राइट? तो जो भी पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी थी उसमें 10.2 ऐड कर दो, वो भी चलेगा, आपका सही आंसर देगा। इसको और क्या कर सकते हैं, इसी को और करना था, 0 प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये भी आपका आंसर हो जाता है 10.2 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आया जो डिस्कशन किया मैंने। So I can change assumption anywhere. You have to consider all those things, right? चलिए लिख लीजिए इसे, ऑलमोस्ट सबने सही लिखा है, आगे बढ़ते हैं। The fourth part क्या सिंपल है ना, मैंने आपको बताया था, जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन द व्हाट इज योर रेफरेंस, राइट? या आपने कहाँ पे 0 माना उस पर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने ऊपर की डेटा में जाके देखा था, ऊपर की डेटा में देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट का जो पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा वो 20.4 ज्यादा होगा, राइट? तो मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की जो भी पोटेंशियल एनर्जी निकली उसमें 20.4 ऐड कर दिया मैंने, बस सिंपल। तो आप देखिए फर्स्ट ऑर्बिट में मेरी पोटेंशियल एनर्जी ये थी -13.6, तो मैंने -13.6 में 20.4 ऐड कर दिया। ओके, yeah, last class recording I have done and I have put on the YouTube actually. Okay, चलो आगे बढ़े हम लोग। Next point is
एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम कह दो और ऑफ इलेक्ट्रॉन विद फोटॉन्स। फोटॉन्स के हेल्प से आप एक्साइटेशन करना है हमें। ओके, तो लेट्स सी, सपोज दिस इज द n इज इक्वल टू 1, इसकी एनर्जी कितनी आई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। दिस इज द n इज इक्वल टू 2, इट्स एनर्जी इज -3.4 आया था, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई गेस, एंड n इज इक्वल टू 3, इट्स एनर्जी इज -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सपोज सम इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट ऑर्बिट और इसे आपको फोटॉन से एक्साइट करना है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट ऑर्बिट में रह सकता है या सेकंड या थर्ड एंड सो ऑन, राइट, है ना। ऐसा तो नहीं होगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में रहेगा, मींस इसकी एनर्जी जो होगी वो फिक्स है, यही हो सकती है, यही हो सकती है, यही हो सकती है। इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। नेक्स्ट कौन सा नंबर हो सकता है -3.4, उसके बीच में कोई दूसरा एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, सो मान लीजिए मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एक फोटॉन दिया, ओके, मैंने इस पे एक फोटॉन दे रहा हूं, ऐसे मैं फोटॉन लिख देता हूं, फोटॉन। तो फर्स्ट मैंने दिया एनर्जी ऑफ फोटॉन EP इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल हैपन? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन विल एक्साइटेड एंड विल गो टू n इज इक्वल टू 2, है ना। इलेक्ट्रॉन विल गो टू सेकेंड ऑर्बिट। दूसरा, मान लो फोटॉन की एनर्जी मैंने 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मींस यू वांट टू से दैट इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन फर्स्ट ऑर्बिट, और ये फोटॉन की एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया नहीं किया, क्या हुआ? व्हाट विल हैपन टू दिस फोटॉन? ओके, सो इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन इस 9.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एब्जॉर्ब कर देगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो एनर्जी फिक्स है ना, इतनी हो सकती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हो सकती है, राइट। ओके, सो सेकंड में कैसे जाएगा? सेकंड में जाने के लिए जो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, अब 9.6 दोगे तो सेकंड में नहीं जा पाएगा, ना ही फर्स्ट में रह पाएगा। आर यू ओके विद दिस? हाँ, मतलब कंफ्यूजन हो गया। सो बेसिकली होता क्या है कि ऐसे फोटॉन को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ही नहीं करता। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन विल नॉट एब्जॉर्ब दिस फोटॉन। बहुत ही चालाक है हमारा इलेक्ट्रॉन। ओके, थर्ड, मान लो मैंने EP दे दिया आपको, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल हैपन? Yes, electron will go to third orbit. Electron will go to third orbit. Very good. Simple. चल इतना लिख लो, फिर मैं फोर्थ में जाता हूँ। सर टेल मी। सर एक छोटा सा डाउट पूछना था
सर जो हम बोल रहे थे ना कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी सेम रहेगा, वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के लिए वैलिड है ना? एंड एनर्जी के लिए भी, टोटल एनर्जी के लिए भी वैलिड है, राइट? ओके, क्योंकि मतलब N1 एंड N2 के बीच जो डिफरेंस है वो N2 एंड N3 के बीच के डिफरेंस के बराबर नहीं आ रहा है ना? नहीं आएगा। मीन्स N1 एंड N2 के बीच का जो डिफरेंस है वो मेंटेन रहेगा। आप पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी जीरो ले लो, ओके? है ना? पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेना आपकी मर्जी होती है, राइट? यस, हाँ। कन्वेंशनली हम लोग इंफिनिटी पे जीरो लेते हैं, राइट? दैट इज कन्वेंशनली, राइट? यस सर। सर क्योंकि मतलब हमने पहले वाले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने वो डिफरेंस ऐड कर दिया था, क्योंकि वो हमने बोला था कि डेल्टा यू इज कांस्टेंट। यस ऑब्वियसली। मींस फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट का जो डिफरेंस होगा वो आप पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस कहीं भी ले लो, वो सेम ही रहेगा। ओके, क्योंकि डिफरेंस याद है, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज एक्चुअली द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट? यस। आप वर्क डन कहाँ पे जीरो लेते हो पोटेंशियल एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस किसी भी दो ऑर्बिट के बीच में, वो आपने कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट? ओके सर। बिकॉज एनर्जी, एंड सेकेंड पॉइंट, टोटल एनर्जी जो है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा फिक्स होगा वैल्यू, राइट? वो तो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता कि आप जीरो कहाँ ले रहे हैं, राइट? तो वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, टोटल एनर्जी का भी डिफरेंस जो होता है N1 एंड N2 के बीच का जो डिफरेंस है, राइट? आप यू कहाँ पे जीरो ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ओके? ओके सर, थैंक यू सर। So electron will go to the third orbit, right? यहाँ लिख लिया मैंने। एंड ये जो ऊपर के ऑर्बिट में जा रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन हैज रीच्ड टू द एक्साइटेड स्टेट, राइट? अच्छा, फोर्थ मैंने लिया, सपोज मैंने ईपी ले ली, इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल हैपन? हाँ, आप किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि ये जो N1 से N3 जा रहा है ये एक्सेलरेट करके जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है? इट इज वेरी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ओके? जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो 1 से 3 जाता है, राइट, इट्स अ वेरी वेरी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, ओके? So we will not comment ki whether it is going with the constant velocity, acceleration, etc. Okay. So EP is 11 electron volt. So will electron absorb this photon? No, obviously no, right? ये जो 11 है ना इसे 2 पे ले जा पाएगा बेचारा, ना ही 3 पे ले जाएगा, तो ऐसे फोटोन को ये एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन विल नॉट absorb this photon. अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन फर्स्ट ऑर्बिट, राइट? इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट। चलिए, सही है। तो आपको ये फोटोन से एक्साइटेशन कैसे होता है वो समझ में आया। वही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जो इसे नेक्स्ट ऑर्बिट में ले जाएगा, या थर्ड ऑर्बिट में ले जाएगा, या फोर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा, वैसे फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और ये अपने ऑर्बिट को चेंज कर लेगा या अपर ऑर्बिट में चला जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन। और उस डिफरेंस के अलावा आप कोई एनर्जी दे दोगे, फोटोन की एनर्जी दे दोगे, तो उसे एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन ग्राउंड स्टेट, ओके? हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन ग्राउंड स्टेट, will remain in first orbit, right? This question. I hope ये concept समझ में आया, excitation by photons. Now we will go to de-excitation वाला part. आते हैं de-excitation of electron
ओके, फोर्थ पॉइंट नहीं लिखा आपने, ओके नो प्रॉब्लम, मैं ऊपर कर लेता हूँ, लिख लीजिए। हो गया, एक मिनट, इसमें एक दो और ऐड कर देता हूँ, रुको, एक्साइटेशन हो ही गया है, वेट। फिफ्थ पॉइंट इसी में लो, ईपी की वैल्यू मान लो मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन बोल दी, क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ आपने फोटोन की एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन बोल देती? तो yes, electron will go to infinity, right? Electron will go to infinity means electron will come out of atom, isn't it? Atom से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो atom will be converted into ion, right? इसमें क्या लिखूंगा मैं? Electron will come out of atom, okay? So atom will be converted into ion, okay? ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन will be zero. What will be kinetic energy of electron in this case? Isn't it that will also be zero? ये समझ में आया? इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जीरो. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो ये बाहर आएगा तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, राइट? अब ऐसे पूछा जाता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे जीरो, है ना? माइनस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी खुद की कितनी थी? -13.6 थी, अभी कितनी हुई? +13, आपने ऐड कर दिया, वो जीरो होगी टोटल एनर्जी। इन्फिनिटी पे गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगी? टोटल माइनस पोटेंशियल, सो काइनेटिक एनर्जी विल इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। इजंट इट? एटम को आयन में कन्वर्ट किया गया है, दिस विल बी कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी, ओके? हम लोग कहेंगे, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आप क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे सर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा आंसर। वेरी गुड। 6 पॉइंट, सपोज ईपी को मैंने 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, देन व्हाट विल हैपन? एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं एब्जॉर्ब करेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं करेगा। दिस मिक्स हो गया, एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा में मिक्स हो गया। अब ऐसे सोचिए 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ मैंने एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? है ना? टोटल एनर्जी क्या होगी? 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके किसी ऑर्बिट में रहेगा क्या? बाहर चला जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा, राइट? और इफ इन्फिनिटी पे जा रहा है, इफ जा रहा है, तो क्या इसको कुछ फॉलो करना पड़ेगा क्या? यस यस यस, अब बहुत सारे बच्चे ने सही बोल दिया। सो इट विल एब्जॉर्ब, ओके? इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब द इलेक्ट्रॉन will absorb this photon, okay, and come out of atom, okay? बाहर आ जाएगा तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? कहेंगे सर 13.6 तो उड़ गया, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? क्योंकि इन्फिनिटी पे है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, आप कहेंगे सर जीरो होगा। व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली 0.4 रहेगा, जो भी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, राइट? चलिए लिख लीजिए, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ें। तो आयनाइजेशन समझा दिया मैंने, एक्साइटेशन समझा दिया, अब डी एक्साइटेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, डी एक्साइटेशन ऑफ एटम, ऑफ या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन इन एटम। अब आप जानते हो जब भी इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइटेड कर दोगे, मींस हायर ऑर्बिट पे ले जाओगे, राइट, तो वो हायर ऑर्बिट पे ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, राइट, इट विल कम टू द लोअर ऑर्बिट, ओके। और कितने समय में आता है? बहुत ही कम समय, मींस 10⁻⁸ सेकेंड ऐसा कहा जाता है, 10⁻⁸ -10 सेकेंड ऐसे में, राइट। सो excited electrons come to the lower orbit, right, within 10⁻⁸ सेकेंड। ये अप्रोक्सीमेट है, राइट, अप्रोक्स है, ओके। और जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है, सपोज n2 है, ये n1 है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कभी भी इलेक्ट्रॉन आता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डी एक्साइटेशन, ओके। What is your question, sir? Ionization energy of hydrogen atom at third orbit will be 0. Why it will be 0 third orbit में? इलेक्ट्रॉन एक थर्ड ऑर्बिट में है तो उसकी टोटल एनर्जी -1.5 थी, राइट। तो आपको उतनी एनर्जी देनी होगी तो वो आयनाइज होगा। तो इस थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और आपको आयनाइज करना है, तो यू हैव टू गिव 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, एंड दैट वुड बी द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, ओके। वेदांत समझ में आया? चलिए लिख लीजिए इसे। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यस, सो कैंसिल होगा मतलब क्या? टोटल एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ना। इफ 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है? वही तो होता है इन्फिनिटी पे चला गया, मतलब एटम से बाहर आ गया। ओके okay. अच्छा, ये इसकी N2 का जो एनर्जी होता है E2 में लिखता, ये क्या लिखता है आप याद है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बाय N2 स्क्वायर। इसकी एनर्जी को क्या लिखते? E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² बाय N1 स्क्वायर। तो ये जो डी एक्साइटेशन में एनर्जी जो आती है वो फोटोन के फॉर्म में ही बाहर आती है, फोटोन, ओके। और एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा, आप उसे क्या लिखते हैं? E2 माइनस E1 लिखते हैं, ओके, सिंपल है। और यहाँ पे ध्यान से देखते तो आप -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² आप कॉमन ले लेते, ये बचता 1/N2² माइनस 1/N1²। ये आपका फॉर्मूला हो जाता एनर्जी ऑफ फोटोन का, ईपी। इफ याद करो, ये जो था ये वाला पार्ट याद है, RHC मैंने लिखा था, तो आप ईपी को RHC Z² 1/N2² माइनस 1/N1² भी लिख सकते थे। अच्छा, ईपी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ईपी मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं hc/λ लिख सकता हूँ, राइट। लैम्डा विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, hc कैंसिल होता, यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिल जाता मुझे, 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N2² माइनस 1/N1²। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, लैम्डा निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते।
हो गया, आगे बढ़े। क्या लिखा? कैन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी गो विद इन वन ऑफ द ऑर्बिट, राइट? ऑर्बिटल्स टर्म तो हम लोग यूज ही नहीं कर रहे, राइट? हाँ, इंफिनिटीज के आयन से वापस तो आ ही सकते हैं ना, कह ही सकते हैं। और इंफिनिटी इज नॉट समथिंग, राइट? इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, राइट? मैथ्स में पढ़ा होगा ना, इंफिनिटी इज नथिंग, मतलब बहुत बहुत दूर चला गया तो कहते हैं, राइट? और बहुत दूर से थोड़ा भी अंदर रहा तो हम लोग अंदर इलेक्ट्रॉन तो आ ही सकता है, राइट? ये जो प्रेफर वाला काम होता है ना, केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाते हैं आपको। प्रेफर थर्मोडायनेमिक्स में क्या हो सकता है, ठीक है? तो बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर तो आता ही है ना। मान लो कोई आयन है, सोडियम आयन है, राइट? इट मे एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड बिकम द सोडियम एटम again, right? And that electron may be in the some orbit, third, fourth, third, किसी में हो सकती है, फिर डी एक्साइटेशन करके वन में तो आ ही सकती है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझ में आगे होगा आई गेस। एक बच्चों वाला एग्जाम्पल लेते हैं ताकि मुझे समझे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने ऐसा, ये n इज इक्वल टू 2 था, n इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन एटम की बात चली हमारी। हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाता है, राइट? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, अब ये फोटोन बाहर आया होगा। आपको बताना है वेवलेंथ ऑफ दिस फोटोन, क्या होगा, ठीक है? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो मैं तो एनर्जी वाला यूज कर लूंगा। इसकी एनर्जी मुझे पता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी मुझे पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, राइट? तो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर यू ओके विद दिस? समझ में आया? इफ एनर्जी ऑफ फोटोन पता है तो इसकी लैम्डा निकालना तो मुझे आता है। लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम 12,400 electron volt angstrom upon EP. Can I write? एंगस्ट्रम नहीं हटाओ, लैम्डा लिख देता हूँ यहाँ। इफ याद है तो आपको, तो ये लिख दिया 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रम अपॉन EP मुझे कितना पता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई गेस मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से समथिंग एंगस्ट्रम, राइट? चलिए लिख लीजिए। इफ आपको एनर्जी लेवल पता हो तो आपको R की वैल्यू रखना नहीं पड़ेगा। हाँ, आप लेमडा के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। यू हैव टू जज कि कौन सा आसान है। मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान है, जल्दी निकल रहा है। बट एनर्जी याद हो तो, एनर्जी लेवल याद हो तो ही ये काम है, अदरवाइज आपको मुश्किल होगी, राइट? चले आगे बढ़े हम लोग। नाउ अब यहां से ध्यान से समझना। डी एक्साइटेशन ये आपने पढ़ा होगा ऑफ वन एटम। सपोज इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में इलेक्ट्रॉन, ओके? ये n इज इक्वल टू है, n इज इक्वल टू 1 है। आपसे पूछा जाएगा बाय डी एक्साइटेशन ऑफ दिस वन एटम मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन क्या होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स released
after de-excitation of this one atom, कितना होना चाहिए? 6, 3 और क्या हो सकता है? 2, 3. सबने सब कुछ बोल दिया. 6 भी हो सकता है. अरे 3 से 1 आने में 6 कैसे होगा? आप बेसिक से सोचो. मान लो ये तो काउंट भी कर सकते हो आप, राइट? यहां से यहां आ सकता है, राइट? और यहां से यहां आ सकता है. एक फोटोन यहाँ पे, दूसरा फोटोन यहाँ पे, राइट? और आप कह सकते हो सर यहां से यहां आ सकता है, राइट? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होने चाहिए? आंसर बोलिए. 3. आर यू ऑल कन्विंस्ड विद दिस आंसर? 3 होना चाहिए. और 3 नहीं होना चाहिए. आंसर वुड बी 2. 3 is not the answer. Can you tell me why 3 is not the answer? Why 2 will be the answer? Explain me, someone. Yes, बोलिए. सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ ले सकते हैं ना डीएक्साइटेशन के लिए. Yeah, because I have given you only one atom, right? ये many atom नहीं है. गौर करो, 1 atom लिखा हुआ, right? यस. आप Yes, ऐसे sir. सोचोगे किसी एटम में या तो ये पाथ 1 होगा या पार्ट 2 होगा, राइट? दोनों तो हो नहीं सकता. ओके. यस. हाँ, there is one atom. Catch is over here. There is one atom. या तो इलेक्ट्रॉन ये वाला पाथ लेगा, ये वाला पाथ लेगा, या ये वाला पाथ लेगा, राइट? तो मैक्सिमम, मैंने क्या क्वेश्चन देखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज कितनी होगी? तो 2 होगा. आंसर इज नॉट 3. कैच था 1 एटम में. सो इस तरह के केसेस में आपको कभी भी पूछा जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन released after de-excitation of one atom. One atom में catch है. Your answer will be n-1. Okay? n क्या होगा? जिस ऑर्बिट से आ रहा है. जैसे यहाँ 3 था तो 3-1 किया. चलो आगे बढ़े हम लोग. ऐसे ही आ जाए de-excitation of many atoms. Many. N is equal to 1, N is equal to 2, N is equal to 3. Electron is present in third orbit. मैंने ऐसा दे दिया. आपसे पूछा maximum number of photons released during de-excitation. Of many atoms. क्या होना चाहिए आंसर इसका? आंसर अभी जस्ट किया था 3 हो सकता है. ये तो काउंट भी कर सकते हो, राइट? ये तो सिंपल है. यहाँ से ऐसा 2, यहाँ से सर 2 हो जाता. किसी एटम में ऐसा हुआ होता, किसी एटम में ये भी हो सकता है, राइट? तो नंबर ऑफ टोटल फोटॉन जो हो जाते हैं 3 हो जाते हैं, राइट? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सॉरी. इफ de-excitation जो होने वाली है, de-excitation
सपोज n2 1 होने वाली, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलीज फोटोन जो होगा, रिलीज फोटॉन्स आप जानते हो n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 होता है, राइट। चलिए ये होता फॉर्मूला, यहाँ पे कर सकते थे। n क्या है 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2, क्योंकि मैं 7 रन कर दूंगा ना, तो आप कैलकुलेट करके ऐसे कैलकुलेट करके निकालने में आपको टाइम लग जाएगा, तो आप फटाफट लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़े। ऐसे मान लो कभी कभी एक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे देते हैं, ये तो ठीक है। सपोज मैंने क्या दिया, डी एक्साइटेशन इज अकरिंग बिटवीन n2 एंड n1, मैंने ऐसे लिख दिया डी एक्साइटेशन जो हो रही है वो n2 से n1 के बीच में है, मींस n से 1 नहीं लिखा, n2 से, ये हायर ऑर्बिट हो गया, हायर ऑर्बिट, और ये लोअर ऑर्बिट, ऐसे मैंने बोल दिया कि इसी के बीच में बताना आपको। इसका भी आप फॉर्मूला जानते होंगे, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिलीज फोटॉन, फोटॉन्स, बड़ा सा फॉर्मूला होता था n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 अपॉन 2। चलिए लिख लीजिए, इसको केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब आपने। हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में। अब टर्म होता है एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड इमिशन स्पेक्ट्रम, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास इस ग्लास में स्क्रॉल अप, चलो फटाफट लिखो, स्लो हो आप लोग। लिखिए,
ऊपर वाले फॉर्मूला में n क्या है? देखो n से 1 डी एक्साइटेशन हुआ ना, डी एक्साइटेशन किसी n ऑर्बिट से 1 तक हो रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन इलेक्ट्रॉन का क्या है? 1 है। सपोज यहाँ पे बहुत सारे ऑर्बिट है, ये n है और ये n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे जितने भी फोटॉन्स हैं हो सकते हैं वो सब लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे ये n2 था, बीच में बहुत सारा था, ये n1 है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कहानी चल रही थी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। नाउ सपोज हमारे पास ये सैंपल है हाइड्रोजन एटम का, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक लाइट का सोर्स डाला, यहाँ पे लाइट आ रही है, उसमें जो फोटॉन्स हैं उसमें जो फोटॉन्स है कुछ की एनर्जी मैं लिख लेता हूँ। सपोज एक की एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, ठीक है, 9.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तीनों फोटोन था, ये इस हाइड्रोजन एटम में आता है, राइट। इजंट इट, ये हाइड्रोजन एटम जो होगा इनमें से किसको एब्जॉर्ब कर लेगा बताइए? Which photon will be absorbed, right? This will be absorbed. And इधर से कौन बाहर निकलेगा? आप जानते हैं EP is equal to 9.5 electron volt and EP is equal to 8.6 electron will come out, right? Are you okay with this? And EP is equal to 10.2 electron volt will be absorbed. EP is equal to 10.2 electron will be absorbed by H atom. सो यहाँ जो लाइट आ रही है इसमें कौन सा गायब होगा, कौन सा फोटोन गायब रहेगा? आप कहेंगे सर EP is equal to 10.2 electron volt will be absent, right? और ये जो स्पेक्ट्रम है इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इससे क्या पता चलता है आपको बताइए, इससे क्या पता चल रहा है? बोलिए, इससे क्या पता चला? कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ फोटोन गायब हो सकते हैं, और जो गायब हो गए हैं उससे आपको क्या हिंट मिलेगा? ये उस एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया है, ओके, वो एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया है। जैसे मान लो 10.2 की जगह मैं कुछ और नंबर लेता हूँ, मान लो 1 से 3 जाता तो कितनी हो जाती? 1.5, 13.6, मतलब 12.1। मान लो यहाँ पर मैं 12.1 ले लेता, जानबूझ के एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें और कुछ हम लोग बता पाऊँ, मैं बता पाऊंगा। ये हटा देता हूँ, 12.1 electron volt and 12.1 electron volt will be absorbed, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। इसको मैं यहां से हटा देता हूँ। एटम्स प्लूरल ले लिया हूँ, बहुत सारे सैंपल, और यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जो था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 3 में शिफ्ट कर गए, राइट, ऐसा एक्साइट हो गए। आर यू ओके विद दिस? चलिए, अब ये जो
एब्जॉर्ब कर लिया, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम, और सम टाइम बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻8 है ना, -6 to 10⁻⁻8 सेकेंड. Okay, hydrogen atom will release photons by de-excitation. Okay, आपको समझ में आता होगा. अब बताइए ये जो डी-एक्साइटेशन में जो कौन कौन से फोटोन निकलेंगे. एक जो n=3 से n=2 वाला होगा, राइट. एक जो होगा n=2 से n=1 वाला होगा, और एक होगा जो n=3 से n=1 वाला. ये तीनों फोटोन आएंगे, राइट. 3 photons will be in the de-excitation के बाद 3 photons आएंगे. 3 types of photon, right. 3 types of photons. इसकी ईपी कितनी होगी, इसकी ईपी कितनी होगी, इसकी ईपी कितनी होगी. इसकी आपने जस्ट बताई थी कितनी होगी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2 and 1 का जो डिफरेंस था ये था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड 3 and 2 का 13.6, 3.4, 1.5, ये 0.2, 1.9. Are you okay with this? ये समझ में है, ये सारे फोटॉन्स डी एक्साइटेशन के बाद इससे बाहर निकलेंगे. ओके, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं ये इमिशन स्पेक्ट्रम का. मैं इसको कहता, ये इसका इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया. हो गया, डन, समझ में आया. चलिए यहाँ पे मैं कुछ लाइन लिखता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन के बाद मैं कुछ लाइन लिखता हूँ. आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो वो देखते हैं. Absent photons in absorption spectrum must be present in emission spectrum. Are you okay with this? होना ही होना है ऐसा, must be. दूसरी बात, photons present in emission spectrum may not be absent in absorption spectrum. Are you convinced with both lines? दोनों लाइन से कन्विंस है आप लोग? Yes. चलिए लिख लीजिए. देखो ना, जो भी लाइन, जो भी फोटॉन्स एमिशन स्पेक्ट्रम में हैं वो एब्जॉर्प्शन में होंगे, जरूरी थोड़ी है.
देखो ना, आप ऊपर की एग्जांपल देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम में कितने फोटॉन्स थे? 3 टाइप्स ऑफ फोटॉन थे। एब्जॉर्प्शन में कौन सा गायब था? एक ही गायब था ना, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, हो गया, आगे बढ़े हम लोग। एक टर्म होता है बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे उसको लिख लेते हैं, या सेपरेशन एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू सेपरेशन एनर्जी। सिंपल होता है, माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन, तो ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हाँ, आप कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज टोटल एनर्जी। नॉट मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, दैट्स टोटल एनर्जी ना। टोटल एनर्जी माइनस 13.6 ही होती है ना ग्राउंड स्टेट में। चलिए आगे बढ़े। अब आपको याद होगा स्पेक्ट्रम, आप पढ़ते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, उसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज एक्सेट्रा पढ़ा होगा आपने, है ना? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम प्लस फर्स्ट जो होता है लाइमन सीरीज। इसका मतलब क्या होता है लाइमन सीरीज का मतलब? इमिशन स्पेक्ट्रम है ना, ये हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम है मीन्स ऊपर से नीचे कहीं ना कहीं आएगा। तो कहां से कहां आएगा? तो आप कहेंगे n से 1 में आना चाहिए। n कोई भी नंबर हो सकता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन n से 1 में आना चाहिए, ठीक है? n कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, ठीक है? तो आपको पूछा जाएगा जो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाला फोटोन होगा वो कौन होगा? जो 2 से 1 में आए, राइट? या फर्स्ट लाइन कहेंगे हम लोग। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। मैं फर्स्ट लाइन ही लिखता हूँ, लाइमन सीरीज तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। इसके लिए ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? 2 से 1 में, राइट? अच्छा, इसकी मुझे लेमडा निकालनी होगी। ये जो फर्स्ट लाइन है इसकी लेमडा क्या है? इफ यू रिमेम्बर 1 बाय लेमडा वाला फॉर्मूला लिखा था आपको, राइट? r z स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, राइट? है ना? सिंपल है। हाँ, अल्फा लाइन भी बोल सकते हैं आप इसको, राइट?
तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 बाय लेमडा। आर की वैल्यू आपको पता होगा 1.01 इंटू 10⁻⁷ मीटर माइनस 1 होती है, राइट, मीटर माइनस 1 होती है। जेड हाइड्रोजन के लिए 1 ही हो जाएगा, जेड की वैल्यू ये 1/1 माइनस 1/4 हो गया, राइट। तो ये 3/4 हो गई। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। सपोज मैंने निकाली है, जो इस लेमडा की जो वैल्यू आई है वो आई है 1320 एंगस्ट्रॉम निकाला है। ओके, if याद कीजिए रिबग्योर की बात मैं करूं, रिबग्योर और वायलेट की जो होती है अराउंड 3600 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, ओके, और इसकी जो होती है अराउंड 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। विजिबल रेंज है आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली, ओके। अब इसकी जो वेवलेंथ है वायलेट से भी कम है ना, जैसे हम लोग क्या कहेंगे अल्ट्रा वायलेट। फर्स्ट लाइन किसमें होगी, आप कहेंगे अल्ट्रा वायलेट में, ओके, आर यू ओके विद दिस? अब होती लास्ट लाइन, आप कह सकते हैं लास्ट लाइन, या उसे हम लोग कहते हैं सीरीज लिमिट। इसके लिए आप सोचेंगे कहां से होनी चाहिए, इन्फिनिटी से 1 में होनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए वेवलेंथ निकाल सकते हैं। सपोज मैंने इसके लिए वेवलेंथ निकाल पाओगे आप लोग, निकाल के देख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आएगी 990 एंगस्ट्रॉम के आसपास आती है। Isn't it? This is also below the violet. आप इसे भी क्या कहते हो, अल्ट्रा वायलेट। अब देखो दोनों एक्सट्रीम केस जो है अल्ट्रा वायलेट में, यानी लाइमन सीरीज के हर एक वेवलेंथ किसमें होंगे, अल्ट्रा वायलेट रीजन, राइट। लिख सकते हैं ऑल द लाइंस, ऑल द photons of Lyman series will be in ultraviolet region। चल लिख लीजिए इसे। चलिए हो गया, आगे लिखते हैं, फटाफट लिखिए जल्दी से। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ के रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पामर सीरीज। इसका मतलब होता है कहीं से भी सेकेंड ऑर्बिट में आना चाहिए। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसके लिए 3 से 2 में आनी चाहिए, और इसका भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। सपोज मैंने कैलकुलेट करके रखा है, इसका वेवलेंथ आ रहा है अराउंड 7128 एंगस्ट्रॉम। और जो लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट जो होगी, इसकी सीरीज लिमिट वो इन्फिनिटी से 2 तक आनी चाहिए, राइट। और इसकी वेवलेंथ मैंने जब निकाली थी आई थी 3960 एंगस्ट्रॉम। इजंट इट ये विजिबल रेंज में?
ठीक है, इसका मतलब बामर सीरीज का हर एक वेवलेंथ विजिबल रेंज में होता है। ओके, इसके बाद क्या आता है, बामर के बाद क्या आता है आप जानते हैं, पास्चन सीरीज मीन्स एन से कहाँ आना चाहिए, 3 में, राइट, सिंपल है। फर्स्ट लाइन होगा 4 से 3, इसकी वेवलेंथ कितनी आई है भाई, 4 से 3 का है 20,000 समथिंग, 20,360 एंगस्ट्रॉम। ओके, ये देखो रेड से ज्यादा हो गया है ना, तो इंफ्रारेड हो जाएगा। और सीरीज लिमिट देखेंगे, सीरीज लिमिट इन्फिनिटी से 3 के लिए आएगी, और ये इसके लिए जो वेवलेंथ आ रही है वो 8,900 समथिंग आ रही है, 10 एंगस्ट्रॉम। ये दोनों रेड से ऊपर है, तो इसे हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड रेंज। पास्चन सीरीज का हर एक वेवलेंथ जो होगा वो इंफ्रारेड में होगा। एक्चुअली इसके बाद भी सबका इंफ्रारेड में ही होता है। इस पे बाद में आता है ब्रैकेट सीरीज मींस एन से 4 में। ओके, मींस फर्स्ट लाइन आप लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट लाइन 5 से 4, कंक्लूजन इज एनफ। ओके, सिर्फ आप ये याद रख लीजिए कौन विजिबल है, कौन इंफ्रारेड है, कौन अल्ट्रावायलेट है, इतना याद रखना है ना आपको, लैम्डा की वैल्यू याद नहीं रखनी है। ओके, 5 to 4। ओके, मैं अब नहीं लिख रहा, सीरीज लिमिट जो होगी वो इन्फिनिटी से 4 होगी, और सबका निकाल के देखोगे ये भी इंफ्रारेड में आता है, इंफ्रारेड रेंज में आता है। चलो फटाफट लिख लो आप इसको। मीन्स फर्स्ट जो था लाइमन जो था वो अल्ट्रावायलेट है, बामर जो है विजिबल है, बाकी सब इंफ्रारेड है। जल्दी से लिख लो, ये सब आपको पहले से आता है, केमिस्ट्री वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो और नाम बचा हुआ है ब्रैकेट के बाद, फंड एक होता है, फंड सीरीज, और इसका मतलब क्या होगा, एन से 5 में। अब ये सब लिख सकते हो, फर्स्ट लाइन जो होगी वो 6 to 5 की बात चल रही होगी, और सीरीज लिमिट जो होगी वो इन्फिनिटी से 5 की बात होगी, और ये सब भी इंफ्रारेड में आते हैं, इंफ्रारेड। लास्ट जो कहा जाता है हम्फ्री
हम्फ्रेस सीरीज, ये n से 6 की बात करेंगे। जो फर्स्ट लाइन होगी ये 7 से 6 होगी। आप जानते हो अभी तक जितने भी एटम खोजे गए हैं उसकी मैक्सिमम ऑर्बिट जो नंबर आती है 7 ही आ रही थी, राइट। और सीरीज लिमिट जो है इन्फिनिटी से 6 की तरफ आएगी। ये भी इंफ्रारेड में होता है, लिख लीजिए। हो गया हम्फ्रेस सीरीज लिख के। अब मैं 3 चीजें ऐसी बनाने वाला हूं जो कि आपने शायद केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी होगी, शायद मे बी आप पढ़ भी चुके हो। हो गया, आगे बढ़ूं मैं। ओके, अब ध्यान से समझना है इस चीज को। फिजिक्स की एक डिस्कशन, बेसिक डिस्कशन चल रही है। सपोज ये मेरा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यूसीएम कर रहा है, लेट, है ना, इट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सेंटर पे मेरा न्यूक्लियस है विच इज स्टैटिक, रेस्ट पे, ये स्टैटिक है ना, ये न्यूक्लियस। अब बताइए, इफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों को मैं सिस्टम मान, सिस्टम में मैंने पूरे पूरे एटम को मान लिया, एटम पे मान लिया, व्हाट इज द एफ एक्सटर्नल, जब न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों को सिस्टम मान लिया। नाउ टेल मी व्हाट इज द एफ एक्सटर्नल इन दिस केस, इफ दोनों को सिस्टम मान लिया तो क्या है एफ एक्सटर्नल, टेल मी। कोई बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, जीरो। सो नो ग्रेविटी तो हम लोग मान के नहीं चले, ठीक है। So we will not consider gravity and all. Okay. So F external is going to be 0. Okay. If F external 0 है, so what should be the acceleration of central mass of this system? 0. Simple है. Acceleration of central mass 0 होना चाहिए। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। अब मान लो वो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, पॉइंट मान लिया मैंने। Isn't it इसका सेंट्रल मास कहीं यहाँ कहीं होगा, लेट मान लेते हैं सेंट्रल मास यहाँ पे ऑफ सिस्टम। आर यू ओके विद दिस? सेंट्रल मास जो होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के कहीं बीच में होगा और न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होगा, न्यूक्लियर के पास में होगा, राइट। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसका सेंट्रल मास यहाँ पे है। लेट मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब सेंट्रल मास कहाँ रहेगा? कहोगे सर सेंट्रल मास तो यहाँ कहीं रहेगा, राइट। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो सेंट्रल मास कहाँ होगा? तो आप कहोगे सर सेंट्रल मास यहाँ कहीं होगा, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो व्हाट इज सर सेंट्रीपिटल फोर्स इनसाइड सेंटर पे लगेगा। मतलब इनसाइड सेंटर मतलब क्या होता है? इफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो सेंट्रल मास यहाँ पे होगा, राइट। ये जो मैंने ब्लू डॉट बनाया है सेंट्रल मास बनाया। Isn't it? Can you observe this, that if a nucleus is considered to be at rest, isn't it central mass is performing UCM? If मैंने लिख दिया
if a nucleus is considered to be at rest, then center of mass of system will perform यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसकी ओमेगा और इलेक्ट्रॉन की ओमेगा सेम होगी, राइट? ऐसा होने से इफ सेंटर ऑफ मास यूशियम कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? Isn't it will have the acceleration of center of mass, right? So acceleration, there must be acceleration of center of mass, so there must be acceleration of center of mass, right? इसका मतलब acceleration of center of mass होना ही चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी जस्ट सीखा कि F external 0 है और acceleration of center of mass 0 है, ये दोनों बात एक साथ सही नहीं हो सकती, राइट? न्यूक्लियस स्टैटिक होना और F external 0 होना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, और हम लोग जानते हैं F external 0 है, इसका मतलब न्यूक्लियस स्टैटिक ही नहीं होता। इसका कंक्लूजन क्या निकला हमारा? इसका कंक्लूजन निकला कि इतनी फिजिक्स पढ़ने के बाद हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूक्लियस मस्ट नॉट बी स्टैटिक। चलिए इतना पहले लिख लीजिए, फिर क्या होता है रियल में न्यूक्लियस का क्या होना चाहिए ऊपर। हाँ, मैं तो प्योर की बात, प्योरिटी की बात कर रहा हूँ। आप वो मास ऑफ न्यूक्लियस इज मच मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, राइट? सो इट्स एक्सेलेरेशन विल बी नेग्लिजिबल, बट एक्सेलेरेशन मस्ट बी देयर, राइट? सो ये जो मॉडल दिया गया है जिसमें न्यूक्लियस को स्टैटिक माना गया है, ये फिजिक्स के लॉ को वायलेट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, फटाफट लिख लिया आपने। So this law, this model is violating the law of physics, सिंपल सी बात है। तो साइंटिस्ट लोग को ये समझ में आया कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो साइंटिस्ट लोगों ने नया मॉडल दिया है। लिख लिया आपने? चलिए आई होप लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। तो फिर न्यू मॉडल है क्या? Okay. जल्दी लिखो। हो गया आई गेस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द
न्यू मॉडल और क्या ज्यादा कंसिस्टेंट है फिजिक्स के लॉ से, वो हम लोग करते हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यूसीएम करने देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन यूसीएम कर रहा है, इसके चारों बगल एक सेंटर लिया मैंने, सर्कल है। देखिए मैंने दो कंसेंट्रिक सर्कल बना दिए हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। सपोज वहां इलेक्ट्रॉन है तो मैंने न्यूक्लियस यहाँ पे मार दिया, दिस इज माय न्यूक्लियस, प्लस जेड ई लिख देता हूँ उसकी चार्ज, ओके ये है मेरा न्यूक्लियस। एंड इसकी ओमेगा और इसकी ओमेगा सेम है, बोथ हैव द सेम ओमेगा। आर यू ओके विद दिस? और इनका जो सेंटर है, एक्चुअली ये न्यूक्लियस का एक्चुअली सर्कल बहुत छोटा होगा, राइट? ये जो सेंटर है, ये दोनों सर्कल का सेंटर है। एंड ये ऐसा पॉइंट है जहां पे सेंटर मास ऑफ सिस्टम है, मींस न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन का सेंटर मास यहाँ पे है। आर यू ओके विद दिस? नाउ व्हाट विल हैपन, कैन यू सी दिस? इफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो पहुंचता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचता है, तो न्यूक्लियस उसी समय में यहाँ पे पहुंच जाएगा, प्लस जेड ई, इजंट इट सेंटर मास यहीं पे रह जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे पहुंचता है, न्यूक्लियस यहाँ पे पहुंच जाएगा, सेंटर मास वहीं पे रहेगा। आर यू ओके विद दिस? So in this case, you will see that the center of mass of the system will remain static. और अब मेरा external force 0 है, acceleration of center mass 0 होनी चाहिए और center mass static है. Everything is consistent. Okay. So जो new model जो हम लोग कहते हैं, या most accurate जो बात हम लोग कर रहे होते हैं, इसमें क्या कहते हैं? Nucleus and electron both perform UCM about two different circles, different concentric circles, पूरा अच्छा हो जाएगा, concentric circles, centric circles with the same angular velocity and center of both circle is equal to center of mass of nucleus and electron. आप कह सकते हैं center mass of atom. Are you okay with this? समझ में आया? और इससे मेरे फिजिक्स का लॉ वायलेट लगना खत्म हो गया। हो गया? चलिए, ऐसा करने से ये तो कहानी हो गई। तो मेरा क्या, बोर्ड्स मॉडल के जो भी मेरे रिजल्ट आए थे, क्या उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा? आई विल से यस, वी नीड टू मॉडिफाई। इफ वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस, वी नीड टू मॉडिफाई ऑल दोस रिजल्ट्स, राइट? तो कैसे मॉडिफाई करते हैं वो समझते हैं। तो अब मैं लिखता हूं मॉडिफिकेशन इन बोर्ड्स मॉडल। क्या क्या होगा देखते हैं अभी, पहले हम थोड़ा फिजिक्स कर लेते हैं हम लोग। सपोज यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे मेरा प्लस जेड है, मींस न्यूक्लियस है यहाँ पे, और इन दोनों की सेंटर मास है। लेट इलेक्ट्रॉन एंड इसके बीच का जो सेपरेशन है, ये वाला सेपरेशन, सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन, सपोज मैंने R2 लिख दिया, और ये जो है ये R1 है।
ठीक है, और मैंने लिखा R1 प्लस R2 को मैं R लिख रहा हूँ। विच इज व्हाट इज R? R इज द सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखिए, इफ ये ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से भाई साहब घूम रहा है और ये भी ओमेगा से जा रहा है, राइट? तो आप ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को इफ इस रेडियस पे, इस सर्कल पे घूमना है, तो इसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। एंड व्हाट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स? इजंट इट द कूलम्बियन फोर्स विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, एक और बात, अच्छा R1 की वैल्यू क्या होगी? कैन आई राइट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस into R. Are you okay with this? याद है आपने ये सब सेंटर मास में पढ़ा होगा। वैसे मैं R2 लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ न्यूक्लियस into R अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, राइट? इफ यू रिमेम्बर, अदरवाइज आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है? हो गया। अब ध्यान से देखिए, कैन आई राइट, इस पे जो कूलम्बियन फोर्स लग रहा होगा, तो Coulombian force F on electron will be equal to me omega square into R2. Are you okay with this? इलेक्ट्रॉन की बात करो, और ये Coulombian force की वैल्यू क्या लिखते? K ZE square अपॉन इसके बीच के डिस्टेंस जो है R का स्क्वायर। Are you okay with this equation on electron? फोर्स में देखो R आ रहा है, राइट? और यहाँ पे R2 आ रहा है, राइट ना? सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लिख दिया K Z स्क्वायर बाय R स्क्वायर, यहाँ देखो ME है, ओमेगा स्क्वायर है, R2 की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, ये हो गया MN इंटू R अपॉन ME प्लस MN, राइट? इसको मैं थोड़ा सजा लेता हूँ, ME MN अपॉन ME प्लस MN इंटू ओमेगा स्क्वायर R। इसके मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया। ये जो क्वांटिटी आ रही है, इसको म्यू में बोल देता हूँ, विच इज कॉल्ड एज ए रिड्यूस्ड मास। ये आपने सेंट्रल मास चैप्टर में भी ये टर्म आया होगा, रिड्यूस्ड मास, म्यू लिखा, विच इज इक्वल टू ME MN अपॉन ME प्लस MN, राइट? इसको म्यू से मैं डिनोट करूं। अब मेरा इफ मैंने ये लिखा, ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाता? K Z स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर R। इसे मैं इक्वेशन में लिख देता हूँ, ठीक है? फटाफट लिख लीजिए, जल्दी से इससे लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए फटाफट। हो गया, आगे बढ़े। चलो फर्स्ट मैं नीचे बढ़ता हूँ। याद करो, बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो दो इक्वेशन लिखा था, उसी के बेसिस पे मैंने सारा फॉर्मूला लाया था। तो मेरा पहला इक्वेशन ऐसा होता था, K Z स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R, राइट? या MV स्क्वायर बाय R, जो भी कह सको आप, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसकी एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये निकालने की कोशिश करें तो, ठीक है, अबाउट व्हाट, अबाउट सेंटर, है ना, सेंटर की तरफ ही निकाल सकते हैं ना एंगुलर मोमेंटम, वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट। इस एल की वैल्यू निकालो तो आप क्या लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या लिखोगे, ओमेगा इनटू R2 का स्क्वायर, राइट, ये लिखते हैं ना आप। अरे बोलो, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया। वैसे मैं अब यहाँ पे देखो ध्यान से, न्यूक्लियस भी रोटेट कर रहा है, तो उसकी भी मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालनी होगी, राइट। मैं लिख सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस अबाउट सेंटर, ये मान लो L1 लिख देता हूँ, इसे L2 लिखता हूँ, तो ये क्या लिखते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू ओमेगा, दोनों की सेम है, इसमें लिखता मैं R1 स्क्वायर। आर यू ओके विद दिस। तो सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लूंगा, है ना। So L will be, angular momentum of system will be equal to L1 plus L2. So मैं L will be equal to ME omega R2 square plus MN omega R1 square. If you are okay with this. Woof. भाई साहब कहाँ हैं आप, ये सेंटर है, इसकी ओमेगा से जा रहा है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं आप, M ओमेगा R1 स्क्वायर ही तो लिखते हैं। अरे MVR लिखते, V को ओमेगा R लिख देते ना, तो हो जाता भाई। चलो यहाँ ध्यान से देखो, ME ओमेगा R2 स्क्वायर प्लस MN ओमेगा R1 स्क्वायर, राइट। तो मैं यहाँ से देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ तो कॉमन है नहीं, तो ओमेगा लिख दिया। ME इंटू R2 स्क्वायर, तो मैंने लिखा ME, इफ R2 याद करो, R2 की वैल्यू क्या होती, R2 किसको मैंने लिया था, ओके ओके ठीक है, मैं R2 किसको लिया था भाई, इलेक्ट्रॉन वाले को ना, ठीक है, सॉरी। R2 मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब MN R अपॉन ME प्लस MN का स्क्वायर, राइट, प्लस ये देखो MN R1 स्क्वायर मीन्स ME R अपॉन ME प्लस MN का स्क्वायर, राइट। देखो दोनों में कुछ कुछ कॉमन हो रहा है, क्या क्या कॉमन हो रहा है, ME MN एक बाहर आ जाएगा, ME MN अपॉन ME प्लस MN का स्क्वायर, ये कॉमन हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक MN, R स्क्वायर भी कॉमन हो रहा है, R स्क्वायर बाहर कर लेता हूं मैं, MN अपॉन, सॉरी वेट, अंदर में अभी बचेगा ME प्लस MN। आर यू ओके विद दिस। तो आप देखोगे ये क्या बचा, ME MN अपॉन ME प्लस MN ओमेगा R स्क्वायर। हाँ R इज ऑल्सो, यस वेरी गुड। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हो गया ये हो गया, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू ओमेगा R स्क्वायर, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और हमारा इक्वेशन क्या होता था, इसी को मैं NH/2 लिखता था, राइट, दिस वाज इक्वेशन 2। इजंट इट इक्वेशन, और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आप आर वार सब निकाल सकते हो, एवरीथिंग यू कैन कंसीडर, राइट। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, राइट, जहां जहां आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते थे वहां पे आपको क्या लेना चाहिए, म्यू लेना चाहिए, सिंपल एज दिस इज, राइट। So what is conclusion? Conclusion in Bohr's model
we will replace me by mu. That's it. सिंपल है. याद करो मैं बार बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो m था उसको मैं ब्रैकेट में कर रहा था, याद है, और वो रेडियस और एनर्जी दोनों में आई थी. ओके, बट वो स्पीड में नहीं आई थी. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीड में नहीं आया था. यानी ऐसा रिप्लेसमेंट करने से स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला रिजल्ट चेंज नहीं होगा, बट रेडियस एंड एनर्जी का रिजल्ट चेंज हो जाएगा. ओके, चलिए लिख लीजिए. या लेक्चर ओवर. फटाफट लिखो, बस इतना ही पढ़ाना है. नेक्स्ट डे मैं पढ़ाऊंगा. मेरा नेक्स्ट लेक्चर फिर तुरंत है. अब मोस्टली 2 पार्ट और बचे हुए हैं. तो क्वेश्चन, एक एक्सरे बचा है विच इज वेरी स्मॉल पार्ट, न्यूक्लियस इज लिटिल लार्जर. दैट्स इट. चलिए, हो गया टाइम. ओके, चलो नेक्स्ट डे पढ़ते हैं. अभी बाय बाय.